अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। जिस तरह पाकिस्तान 2021 में दाखिल हो रहा है और दुनिया भर के दूसरे ममालिक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी आएगी, तीन अहम सवालात हैं जिनको आप हम डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या चैलेंजेस उसके दरमियान आ सकते हैं। इन सवालात के जवाबात में ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि क्या ग्लोबली इकोनॉमिक रिकवरी देने के लिए जो स्टेट बैंक्स ने जो स्टिमुलस अनाउंस किए हैं, जो $5 ट्रिलियन के करीब इकोनॉमी के अंदर डाले गए हैं ग्लोबल स्टेट बैंक्स की जानिब से, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो क्या बरकरार रहेंगे अगले साल? और उससे जो आने वाली कंजम्पशन ग्रोथ जो हम देख रहे हैं क्वार्टरली ग्रोथ नंबर्स के अंदर जीडीपी में, क्या वो बरकरार रख पाएंगे? इफ दे आर एबल टू सस्टेन दैट, विल वी सी अ सस्टेन रिकवरी हेयर, या यहां से हम फिर देखेंगे कि वन ऑफ क्वार्टरली अर्निंग्स में इजाफा होगा, वन ऑफ जीडीपी में इजाफा होगा और दुनिया भर के ममालिक की तरह पाकिस्तान में जीडीपी में एक हॉल्ट आ सकता है? सो पहला इंपॉर्टेंट $1 मिलियन क्वेश्चन जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो टेक कम ट्रेड वॉर चल रही है, इसका किन ममालिक को फायदा होगा और क्या पाकिस्तान आइडियल सिचुएशन में होगा 2021 में कि फर्दर जो प्रोडक्शन है वो माइग्रेट करके नॉट ओनली फ्रॉम चाइना बट दूसरे ममालिक से माइग्रेट करके पाकिस्तान में आएगी? Will this be a net positive for Pakistan in 2021? That's the next important question that we are going to answer. Now, the third important question here कि यहाँ पे क्या पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसको देखते हुए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं जिसका पाकिस्तान में एक एक्सोजिनस इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर भी और पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर भी। तो तीन इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और खासतौर पे की जो इकोनॉमिक नंबर्स आए हैं लेटेस्ट, उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एस्टीम पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं आज प्रोग्राम में। अपने लेफ्ट से तारुफ कराना चाहूंगा। मेरे पास सबसे पहले मिर्जा अख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, अक्सर प्रोग्राम्स में अपनी माहिराना राय हमें बताते भी रहते हैं। उनके साथ मौजूद हैं हसन बख्शी साहब जो कि बिल्डर हैं, फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। आजकल काफ़ी मीटिंग्स हैं और काफ़ी कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे आप। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूँगा आसिफ अरसलान सुमरो साहब हैं जो कि एमडी है केएसबी सिक्योरिटीज़ के, और ख़ास तौर पे इनकी खास बात यह है कि डेटा पे गहरी नज़र रखते हैं और इकोनॉमी को डेटा के थ्रू समझाने में अपनी महारत रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अतहर अहमद जो कि एनालिस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी रन करते हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ग्लोबल मार्केटिंग में अपनी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स जस्ट लुक एट सम ऑफ द की नंबर्स। अगर हमें हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के नंबर्स, जिसमें अगर हम क्वार्टरली अर्निंग्स को जायजा लें तो हम देखते हैं कि जो दो ममालिक हैं जिनमें क्वार्टरली सितंबर एंडिंग में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अर्निंग्स आई है या जीडीपी ग्रोथ आई है, वो तो एक टर्की ने अच्छा परफॉर्म किया है सितंबर क्लोजिंग में, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना की एक्सपेक्टेशन भी यही थी और परफॉर्म भी अच्छा किया है। इन दोनों ममालिक को छोड़ के सितंबर क्लोजिंग के अंदर जीडीपी तमाम तर दुनिया के ममालिक की नेगेटिव रही है, ऑल दो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही है, लेकिन अभी भी आप जो ग्लोबल क्राइसिस है उससे निकले नहीं है। तो यहां से मजीद स्टिमुलस जिस तरह यूएस इकोनॉमी में अनाउंस हुआ है इसको देखना होगा, और पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मेजर्स लिए हैं इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा फ्लो लाने के लिए, मराद देने के लिए, लोन देके, और इकोनॉमी के अंदर जो लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है इसको बरकरार रखना होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड इफ यू लुक एट, तो ये ग्लोबल जीडीपी की स्लाइड आप देख रहे हैं जो इस साल अगर कम हुई थी और नेक्स्ट ईयर हम देख रहे हैं कि वो ग्रेजुअली इंक्रीज होने का चांसेस हैं जो कि 4 से 5% हो सकती है। लेकिन ये अनइवन ग्रोथ कहा जा रहा है जिसमें सिर्फ चाइना की ग्रोथ, ये कह रहे हैं कि चाइना की ग्रोथ एक तरफ और दुनिया के दूसरे ममालिक की ग्रोथ एक तरफ रहेगी, तो वहां पे रिकवरी अभी भी स्लो रहेगी। पाकिस्तान किस सेक्शन में आके बैठता है दैट इज येट टू बी सीन। स्टिल वी आर गेटिंग द इनफॉर्मल नंबर्स जिसके मुताबिक पाकिस्तान इज वन ऑफ द 3 कंट्रीज जिनकी जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल पॉजिटिव आएगी दुनिया में, और क्या ये सस्टेन कर पाएगी, दैट्स अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क। सो सबसे पहले मैं फ्लोर ओपन करता हूं डिस्कशन के लिए। इफ्तियार साहब आप बताइए कि आपने ग्लोबल आउटलुक देखा, आपने पाकिस्तान का रिस्पांस देखा, व्हाट इज योर फर्स्ट टेक ऑन दैट? तो मैं क्विक रिस्पांस दूंगा देन विल ओपन द आंसर। देखिए, पहली चीज तो यह है कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस फ्यू कंट्रीज जिसने कोरोना वायरस में, मैं बात नहीं कह रहा, कोरोना वायरस के दौरान रिबाउंस किया है, और हमने बहुत जल्दी अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी रिटेन करें। हमारी सनतें जो है 100%, 90%, 95% कैपेसिटी पे चल रही हैं। फैसलाबाद वगैरह में वी आर बुक्ड टिल नेक्स्ट 4 मंथ्स। हमें ऑर्डर लेने के लिए हमारे पास अगले 4 महीनों के लिए हम बुक है हमारे। तो टेक्सटाइल में पर्टिकुलरली, और उसमें होम टेक्सटाइल को और नेटवेयर को मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा। तो
पाकिस्तान फॉर्चुनेटली उन कंट्रीज में जिसने रिबाउंड किया है। अब इसमें जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आपके समझने के लिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की तो बात ही करेंगे हम बिल्कुल कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था आईएमएफ के लिए भी और हमारे लिए भी। और आईएमएफ ने जितनी शराइ थी उसमें सबसे ज़्यादा उसका जो जोर था वो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को ब्रिज करने का था, उसको कंटेन करने का था। अल्लाह का शुक्र है पाँचवें कंसेक्टिव मंथ हमें सरप्लस करंट अकाउंट मिला है $477 मिलियन का नवंबर में। और अगर आप टोटल 5 महीने में फिस्कल ईयर में देखें कि जो पिछले 5 महीने गए हमें 1.6 बिलियन का सरप्लस मिला है एज अगेंस्ट 1.7 बिलियन डेफिसिट लास्ट ईयर। तो ये यू टर्न है। ये की इकोनॉमिक मेजर्स आपने बताए, की है। इसी पे एक फीडबैक लूंगा आपका, एक क्विक टेक आपका लेना चाहूंगा बिकॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ इंपॉर्टेंट मीटिंग। जरा हमें बताइए अहवाल के कंस्ट्रक्शन में खास तौर पे आपने सिंध का सही हाईलाइट किया था कि सिंध में थोड़ा स्लो था लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, डिस्पैचेस के नंबर्स बहुत बेहतर आ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे अरसलान से उस पे। आप जरा क्विक रिस्पांस दीजिए, इज द इंडस्ट्री मूविंग एंड विल दिस रिकवरी इन लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स विल इट सस्टेन मूविंग फॉरवर्ड इन 2021? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब काम हो रहा है वो कभी भी नहीं हुआ था, मतलब मैं किसी खास हुकूमत की बात पिछले 50 साल में नहीं हुआ था। और इसके बहुत बेहतर नंबर आपको अगले साल में नज़र आएंगे क्योंकि ये 1.5 साल पॉलिसी मैटर सीधे करने में लग गए। अब आप ये देखिए जो स्टील वाले हैं वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, सीमेंट में 5 फैक्ट्रीज को लाइसेंस दिया है, एल्युमिनियम वाले हमारे दोस्त हैं वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, टाइल वाले लगा रहे हैं क्योंकि हर कोई अब ये समझ रहा है कि ये काम चलेगा। पहली बार बैंकों ने फाइनेंस देना शुरू किया, नॉट ओनली टू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बल्कि फाइनेंस देना शुरू किया एंड अलॉटीज को। इसी तरह प्रोसेस ऑफ अप्रूवल पंजाब में बहुत आसान कर दिया गया है, डिजिटल कर दिया गया है, सीडीए इम्प्रूवमेंट की तरफ है, केपीके में भी बहुत आसान कर दिया गया है। सिंध में जी क्वेश्चन मार्क्स हैं, वी आर नॉट बीन एबल टू रीच दैट पॉइंट। बेसिक काम जो 80% वर्टिकल एक्टिविटी थी पाकिस्तान में सिंध और सिंध भी कराची की थी। कराची में चंद रीजंस की वजह से वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट दोज अप्रूवल्स। अगर ये अप्रूवल्स वुड यू लाइक टू स्पेसिफाई दोज रीजंस? देखिए सिंध में जो एक कल्चर है वो अपनी जगह बरकरार है, वो माइंडसेट चेंज करने के लिए भरपूर जोर लगाना पड़ेगा, चाहे वो सिंध हुकूमत को हो चाहे वो फेडरल हुकूमत को हो। जब तक वो कल्चर नहीं टूटेगा कि आदमी को पैसे भी देने अंडर द टेबल और धक्के भी खाने, सही है, मतलब पैसे तो देने ही हैं। अब कारोबारी आदमी हर आदमी मेंटली एक्सेप्ट कर चुका है कि पैसे देके ही काम करवा लो यार, इक्वेशन में शामिल है, पर उसमें भी धक्के इतने लगते हैं कि आदमी बोलता है यार ये क्या हो रहा है। तो ये जब तक कल्चर चेंज नहीं होगा, एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तो वो नंबर्स मैं बोलता हूँ अगर कराची में इस वक्त 500 प्रोजेक्ट पेंडिंग है, 300 अप्रूवल में और 250 पीछे, ये 1 ट्रिलियन का बिजनेस है। ये 1 ट्रिलियन का बिजनेस चलेगा तो आप समझे इकोनॉमी में कितने पैसे आएंगे, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, 5 टाइम इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट गिना जाता है। बिल्कुल, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी पे फीडबैक लेता हूँ अरसलान, कमिंग टू यू। डिस्पैचेस बेहतर हो रहे हैं, इंडस्ट्री का डेटा अच्छा आ रहा है, हाउ डू यू सी, बिकॉज इसमें क्रिटिक्स आर सेइंग कि यहाँ से चूंकि इकोनॉमी डिक्लाइन के बाद उठी है तो बहुत ज़्यादा जो प्रीवियस नंबर्स थे वो भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए, जो चीज़ें कुछ बाइंग रुकी हुई थी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई है। आप इकोनॉमिक नंबर्स को देख के क्या, व्हाट इज योर फीलिंग कि विल दिस सस्टेन और नॉट? जी फर्स्टली आई थिंक कि अगर हम इकोनॉमिक नंबर्स को डीपली एनालाइज करें तो जो पेंट अप डिमांड वाला फैक्टर है, जो 3 महीने हमारी इकोनॉमी बंद थी, तो हम लोग 8 मंथ्स की मूविंग एवरेजेस को देखते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक ग्रोथ जो है डबल डिजिट जा रही है, चाहे वो सीमेंट्स की हो, चाहे वो स्टील की हो, चाहे वो अभी आपके एक्सपोर्ट के नंबर के आने जाएगी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सिमिलरली ऑटोज के नंबर भी हम देख रहे हैं, दे आर गोइंग एट डबल डिजिट और इवन फास्टर पेस। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन देखें, यस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ लो बेस, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो सेट हो गया है फॉर अ मल्टी ईयर व्यू। मैं सिर्फ कुछ चीजें हाईलाइट इधर करूंगा, जैसे इख्तियार साहब कह रहे थे कि पहले जो है हमारे रिजर्व स्ट्रेंथन हो गए हैं, तो करेंसी हमारी काफी रॉक सॉलिड हो गई है इस वक्त, नंबर 1। एंड ये जो है 5 महीने में समझ हमने $3.5 बिलियन जो है IMF की कंडीशन से ज्यादा सेव किए बिकॉज ऑफ द करंट अकाउंट इस फिस्कल ईयर में। सो वील एसेंशियली बी सेविंग $6 बिलियन जो पूरा IMF का प्रोग्राम है। तो
तो हमारा बार्गेनिंग पावर IMF के साथ अच्छा हो गया, तो मॉनेटरी ईजिंग जो है वो हमें नजर आ रही है कि नेक्स्ट मई तक तो रहेगी। और जब डिस्काउंट रेट कम है, स्टेट बैंक की टर्फ फाइनेंसिंग में 500 बिलियन की अप्रूवल आ चुकी है और 240 की अप्रूवल भी आ चुकी है रिक्वेस्ट के साथ साथ। सो इन दैट केस अगर आप सी कि मशीनरी इंपोर्ट्स बढ़ेगी, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो बढ़ेगा, और दैट इज व्हाट इज नीडेड कि मल्टी ईयर ग्रोथ है। सो आई सी कि ग्रोथ यहाँ से सस्टेनेबल नजर आ रही है। आई थिंक पॉइंट वेल टेकन, मल्टी ईयर ग्रोथ है। एक हम देखते हैं जायजे में कि नंबर्स डोंट लाई बट स्टिल नंबर्स नीड टू बी अंडरस्टूड। यहाँ आपको एक इकोनॉमी को एक एक्सोजिनस पॉजिटिव शॉक मिला है डेट रिलीफ के बाद, अदरवाइज आपके रेमिटेंसेस अगर रेमिटेंसेस वहीं रहते और डेट रिलीफ नहीं मिलता तो यकसर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। हाउ डू यू सी मूविंग फॉरवर्ड कि यहाँ से आपको इकोनॉमी किस तरीके की लगती है 2021 में? देखिए 2021 में अगर मैं बात करूं तो अब सबसे पहले जैसे बख्शी साहब बैठे हुए, तो इस दफ़ा जो चीज़ हुई है, जो चीज़ जिसका रिजल्ट पॉजिटिव शेप में हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि सिलेक्शन और हिटिंग सही जगह पर हुई है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर क्यों जोर दिया गया इतना, ये इसके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड ये है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि 40-42 इंडस्ट्रीज साथ चल रही हैं इसके। अभी आपने ही तस्करा किया, सीमेंट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे भी एक साहब कह रहे थे वो ज़्यादा हो गई, सीमेंट की शुरू हो गई, एल्युमिनियम का काम शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि बाकी सारे सेक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टिंग है। और फिर दूसरी बात जो टेक्सटाइल की, जैसे अभी बता रहे थे कि 4 महीने के हम बुक हैं, 4 महीने से भी शायद ज़्यादा के बुक होंगे अभी, और इतनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले कभी भी नहीं थी। अब 95-100% तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जा रही है, तो टेक्सटाइल हमारे एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो नियरली 60% तो हमारा टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल का भी यही हाल है जो कंस्ट्रक्शन का है कि टेक्सटाइल की वजह से फिर रेडीमेड गारमेंट भी हो गए, होजरी निटवेयर भी हो गए, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो अब इन दो सिरों को पकड़ा है कि इन दो सिरों की वजह से इनकी सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रोग्रेस हो रही हैं। तो और अगर देखा जाए तो हार्ड लक के ऐसी सिचुएशन में टाइम आया है कि ये एक साल 2020 तो गुजर गया पूरा कोरोना में, दुनिया में बड़ी से बड़ी कंपनीज, बड़ी से बड़ी एयरलाइन को देखें आप, सब रिसेशन में है, सब नेगेटिव जा रहे हैं। इन हालात में प्रोग्रेस की तरफ थोड़ा बहुत आना भी बहुत बड़ी गनीमत है। बिल्कुल, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड। नाज़रीन, आपको ये देखना होगा कि यहाँ से क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर तो टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ हो रही है और मोमेंटम बनना शुरू हुआ है तो इस वक्त यूटिलिटी की प्राइसेस और गैस की अवेलेबिलिटी ये बड़ा की रोल प्ले करेंगे आगे चल के इस मोमेंटम को बरकरार रखने में। तो दो तरफ के आर्गुमेंट्स हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं और उससे इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। सो द इम्पैक्ट ऑन द नंबर्स हैज स्टार्टेड बीइंग शोन इन ओवरऑल इंडस्ट्री फिगर्स। लेकिन अगर यहाँ से यूटिलिटी की प्राइसेस बढ़ जाती हैं और IMF के ऑस्टेरिटी में अगर आप जाते हैं दोबारा, तो क्या टाइटनिंग बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी? इसका जवाब देते हैं, बिकॉज दैट्स अगेन अ क्वेश्चन कि यहाँ से IMF के अंदर आप दोबारा इनरोल होते हैं और दोबारा वो प्री मैच्योर ऑस्टेरिटी जिसे कहते हैं उसमें तो दोबारा नहीं चले जाएंगे। अभी आप बताइए क्या सिचुएशन है कि आर वी स्टिल फ्रेजाइल के यहाँ से मोमेंटम के लिए और सपोर्ट चाहिए? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि सिर्फ हम करंट अकाउंट की बात ना करें। मुझे तो करंट अकाउंट की बात इसलिए अच्छी लगी कि प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आज आया है, अपोजिशन पे हम एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। आज मेरा प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक्स पे, करंट अकाउंट पे बात कर रहा है, रिजर्व्स पे बात कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यही माइंडसेट चाहिए हमें टॉप टू बॉटम कि अब हमने इकोनॉमी की तरफ चलना खुदा के वास्ते पे, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी किस तरह से दी है? पहली चीज़ तो ये कि वो कंट्रीज जहाँ पे कोरोना का इम्पैक्ट बहुत हार्ड है, इसमें इंडिया भी शामिल है, बायर्स आर रिलक्टेंट टू प्लेस ऑर्डर फॉर दोज कंट्रीज। वो कहता हमारे शेल्फ खाली ना रह जाए तो वो पाकिस्तान की तरफ आए, क्योंकि हमारा इंटरनेशनली ग्लोबली कोरोना का इम्पैक्ट बहुत माइनर है। यानी ये एक इनकरेजिंग है कि भाई कंटेन है, कंट्रोल्ड है, तो इसलिए हमारी तरफ आ रहे हैं। चाइना का और जो आपने बात की थी US की, जो टैरिफ बढ़ा है और उन्होंने एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगाई हैं मैन मेड फाइबर पे, ये वो सब चीज़ें पाकिस्तान से मच कंसेशनल रेट पे भेज सकते हैं और उसके लिए बातचीत हो रही है यहाँ पे चाइनीज़ ग्लोबल नेटवर्क को यूज़ करते हुए पाकिस्तान से जाया जाए। तो ये नई चीज़ें जो पहले नहीं थी। दूसरी चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है, जो मैं शेयर करना चाहूँगा, कि आपके प्रोग्राम में हम बहुत तनकीदें करते हैं, आके क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ चीज़ अच्छी होती है उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे
FBR में रिफॉर्म्स आई हैं। FBR ने सेल टैक्स के रिफंड को 150 बिलियन की इनकम टैक्स सेल टैक्स के रिफंड किए फास्टर सिस्टम के तहत। आई एम इन कॉन्टेक्ट विद चेयरमैन एंड मेंबर इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर अशफाक कि भाई इसको किस तरह से रिफॉर्म्स और कर सकें, क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल चोक हो गया। तो आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ ली, एक्सपोर्ट जब वही चोक हो गया तो कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। अब जब ये पैसे वापस आए हैं तो आपका ईजिंग ऑफ कैश फ्लो हुआ है, आपका वर्किंग कैपिटल रिलैक्स हुआ है, क्योंकि हमारे पास पे दो चॉइसेस होती थी उस वक्त जब चोक हो गया था, 4 साल पेमेंट नहीं मिली थी, कि आइदर यू बारो एडिशनल एट द एडिशनल फाइनेंशियल कॉस्ट फ्रॉम द बैंक्स विच सम पीपल कांट अफोर्ड और स्मॉल कंपनी इवन कांट गेट। दूसरी चीज थी कि श्रिंक करें, ज्यादातर ने अपनी श्रिंक किया था। अब वो लोग माशाल्लाह वही अपने ही पैसों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपको जो चीज बतलाई है, 3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हुए, 1.8 बिलियन के रिटर्न्स आए, 300,000 ने एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की हुई है एज पर लॉ जो मिल जाएगी। कल्चर डिफरेंट हो रहा है, तब्दीली आ रही है कल्चर के अंदर, तब्दीली आ रही है। और मैं समझता हूँ ये FBR को भी क्रेडिट जाता है कि पहले वो डंडे की पॉलिसी लेके कर ली, कुछ नहीं हुआ उनका, ना मार्केटों में छापे मार लिए, लिबर्टी में कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा कि जी कन्विंस और गेट कन्विंस बुनियाद पे हम इनको सपोर्ट करते हुए लेके चलें। मैं एक बात कह के बात खत्म करता हूँ। मेरी डॉक्टर अशफाक साहब से बात हुई, मैंने मुझे सिर्फ एक बात बतला दें, ये पैसे कहाँ से आए? 150 बिलियन आपने दे दिया। जब मैं जाता था प्राइम मिनिस्टर के पास, हफीज शेख के पास, रज़ाक दाऊद के पास, कहते हैं पैसे ही नहीं, दूसरे जुमले नहीं हम कहने के करते, उनकी आए कहाँ से? ही स्माइल्ड एंड सेड आपके दिए हुए पैसे हैं जो सेल टैक्स में इजाफी आपसे मिले वही हम आपको दे रहे हैं। तो ये है नियत, ये है माइंडसेट और रिफॉर्म्स हैं जो चीजें बदली हैं, वही की पॉइंट हाईलाइट। और जी मैं इसी के ऊपर अपडेट लेना चाहूंगा। अगेन आई विल स्टिक टू माय क्वेश्चन कि यहाँ से ये रिकवरी कन्वर्ट होगी ग्रोथ में अगर तो आप ऑस्टेरिटी में जाते हैं IMF में, NFIMF डिमांड्स के यहाँ से यूटिलिटी की प्राइसेस बढ़ानी है आपको, और जो पावर सेक्टर के अंदर जो सर्कुलर डेट है उसकी रेजोल्यूशन के लिए कुछ पोर्शन इससे लिया जाए। हाउ फ्रेजाइल आर यू इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम। एक क्वार्टर अच्छा गुजर गया, 2 क्वार्टर अच्छे गुजर गए, हाउ फ्रेजाइल आर यू राइट नाउ? मैं ये समझता हूँ कि आइडियली हमें IMF के प्रोग्राम से कुछ टाइम का और एग्जेम्पशन लेना चाहिए। देखिए ये हकीकत है, ये जो हर चीज़ एक्टिव नज़र आ रही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक पैसे दे रहे हैं, हर चीज़ बेहतर नज़र आ रही है। और जब IMF आता है या IMF के प्रोग्राम में गवर्नमेंट या स्टेट जाता है तो बहुत, जैसा आपने कहा लफ्ज़ ऑस्टेरिटी का, इंटरेस्ट रेट, वो फिर चीज़ों को कर्व डाउन करता है। तो जैसे हमने एग्जेम्पशन लिया है दिसंबर तक का, मैं समझता हूँ दुनिया में कोविड बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, और हम एक गरीब मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, हमें भी एग्जेम्पशन मिलना चाहिए और हमें इसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहिए। ये मोमेंटम बहुत ही बेहतरीन डेवलप हो गया है। कंस्ट्रक्शन पॉलिसी में आप एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल प्रोग्राम के मैं बोल रहा हूँ IMF को थोड़ा सा एग्जेम्पशन लेना चाहिए, और ये बहुत मोमेंटम अच्छा है। आप इंडस्ट्री वालों से पूछें इस वक्त, वो खुश हैं, स्टॉक एक्सचेंज वालों से खुश हैं, बिल्डर्स डेवलपर्स खुश हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स खुश हैं, सारे इंडस्ट्री वाले इस वक्त एक्सपेंशन, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 20-25 साल बाद हो रहा है। हर कोई का फोकस है कि यार एक इंडस्ट्री है इसको एक्सपैंड कर दो, एक और लगा लो। मैं खुद, हालांकि मेरी अपनी फैक्ट्री, मैं कहता हूँ ये बेहतरीन मौका है, 4 इंडस्ट्री और लगा लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये माइंडसेट का चेंज है। ये प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं ना कि ये आपने 17 NOC खत्म कर देनी है, आपने कंप्लायंस रिजीम जो सही चल रहा है उसको मत छेड़ो। बिल्कुल। और जो मतलब पहले तो पाकिस्तान में आज तक चलता रहा NOC उसी में बराबर हो जाता है आदमी। अब अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री का परमिट चाहिए, कुछ चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर इज फोर्थकमिंग, बोलता है अगर SEZ आपको क्रिएट करना है, ही इज फोर्थकमिंग। कभी पाकिस्तान में ऐसा था नहीं ये, दिस इज। और अब कारोबारी लोग, मैं जिससे भी मिलता हूँ, वो बोलते हैं यार एक्सपेंशन का वक्त है, नाउ गो फॉर इंडस्ट्री। बहुत साल बाद, वरना क्या कहते थे लोग कि भाई वो काम करो जिसमें शाम में नफा हो जाए, चाहे कोई मनी एक्सचेंजर का काम करे, कोई ऐसा। अब लोग का माइंडसेट मैं देखता हूँ चेंज हो रहा है, वो बोलते नहीं अब काम करना है, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट कर रहे हैं और जी कैपिटल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस वक्त ज़रूरी है, जैसे आपने कहा, कि हमें ये समझना चाहिए, ये समझना होगा हमारी गवर्नमेंट ने भी, कि IMF के प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफर करें और ये मोमेंटम को बरकरार रहने दें, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने दें। जिस तरह हमारा इंसेंटिव पैकेज 31 को ख़त्म हो रहा है, उसको 1 साल का एक्सटेंशन दें। मैं आपको बताऊं, 5 प्लॉट ऑक्शन में बिके हैं इस्लामाबाद में 55 बिलियन रुपए के, जिसका 2 साल का पेमेंट का टाइम था, 3 महीने में पेमेंट आ गई। 5 प्लॉट,
ये अगर ऐसे 25 प्लॉट कराची में बेच दिए जाएं, ये भी क्लिफ्टन में इन्होंने जमीन निकाली है, तो ये आप 500 बिलियन यहाँ से जमा कर सकते हैं। 500 बिलियन रुपए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत पैसा सिस्टम में लोगों के पास मौजूद है, मौका दें उनको पैसा लगाने का, काम करने का। सिस्टम में आएंगे तो टैक्स भी मिलेगा। बिल्कुल सही, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। अरसलान, लुक, IMF से ज़्यादा कुशन का हमारे पास गुंजाइश तो नहीं है, एज यू नो विद द नेगोशिएशंस। कुछ चीज़ें तो एग्री करनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। इन योर पर्सपेक्टिव, हाउ फ्रेजाइल आर वी? बिकॉज अगेन इंडस्ट्री इज हिंटिंग टुवर्ड्स दैट फैक्टर कि थोड़े से फ्रेजाइल है यहाँ पे। क्या 9% इंटरेस्ट रेट और 9% इन्फ्लेशन के साथ भी हम ये रिकवरी कर सकते हैं? दैट्स अगेन अ क्वेश्चन फॉर यू। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है जब तक इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट्स रहेंगे तो इंडस्ट्रीज थोड़ा वो पैनिक इतनी सिचुएशन में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड उनको एक शॉर्ट ट्रेजेक्टरी नजर आए कि अगले 2 साल तक नॉमिनल डेप्रिसिएशन होगी और इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट्स में ही रहेंगे, तो मेरे ख्याल से ग्रोथ का जो सेकंड लेग है वो कंटिन्यू होती रहेगी। अब हमने बात की काफी गुफ्तगू IMF के ऊपर, देखें कुछ चीजें जो IMF कह रहा है वो हमारी अपनी जरूरत है। फॉर इंस्टेंस सर्कुलर डेट, अब उसमें 1 ट्रिलियन का इजाफा हो चुका है इस गवर्नमेंट के अंदर भी। उसका एक ही तरीका है, सबसे पहले शॉर्ट टर्म तरीका आपको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन जो रियल लॉन्ग टर्म तरीका है, जो आपको इनएफिशिएंसीज है, थेफ्ट है, ट्रांसमिशन लॉसेस है, उसको आपको कर्टेल करना है परमानेंटली। अब उसमें जब तक आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट्स को आप रिस्क और रिवॉर्ड इंसेंटिव ना देंगे कि भाई आपके एरिया की अगर चोरी कम हुई है तो ये जो बचत हुई है हम आपके एरिया के अंदर ही उसको री इन्वेस्ट करेंगे, और सबको एक जैसे प्राइवेट सेक्टर में कल्चर होता है कि आप उसको पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करने के लिए आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, चाहे वो पावर और गैस हो। नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमारे लिए टैक्स जो है वाइडन करना, स्पेशली जो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, मैं आपको 2 एग्जांपल देना चलूं। एक तो ये कि हमने मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी DIRBS की वजह से अब जो स्मगलिंग खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग 50 बिलियन रुपीस एवरी ईयर, ये शो शॉर्ट एंड राइजिंग। सेकेंडली, अफगान ट्रांजिट से आपके जो है काफी हद तक जो स्मगलिंग खत्म हो गई है, अनदर 50 बिलियन। दीज आर ग्रीन शूट्स, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। 100 अरब रुपए अगर FPR टैक्स कलेक्टर अपनी एफिशिएंसी से कर सकता है इंक्रीज, तो आप ये देखें जो सैलरीड क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट्स है, व्हाई शुड दे पे 35% टैक्स? मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इंडिया के अंदर और ममालिक के अंदर इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स जो है लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक्स में आती हैं वैसे भी वो 20s में कर दिया है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी कंपेरेटिव। और जैसे हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, अगर हमें इकोनॉमी ट्रेडिंग ओनली से निकल के इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी तो हमें ये माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि ग्रोथ हमारी 4% चलेगी पहले साल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ग्रेजुएट्स आ रहे हैं इनको नौकरियां मिल रही हैं, उनकी सैलरीज इंक्रीज कर रही हैं और हमारे टैक्स रेवेन्यूज वाइडन हो रहे हैं, नहीं है। और एक चीज मैं एक आपके तवज्जुह से कहूंगा लास्ट, वो एक्सपोर्ट्स को हमें डाइवर्सिफाई करना है। हमारे यहाँ थोड़ा डच डिजीज हो गया है, 2009 के ऑनवर्ड्स हमारी रेमिटेंसेज में इतनी ग्रोथ आई है कि हमारी एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो जो है 12% से गिर के हो गया 7%। तो हमें अगर जॉब्स क्रिएट करवानी है तो ये एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो को 8 से 12% करना चाहिए, भले 4 से 5 साल लगे, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में जाना। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। तो इससे एक और डिबेट निकलती है सामने हमारे कि गवर्नमेंट के पास ट्रेड ऑफ है। अब IMF में जाते वक्त आपके पास ट्रेड ऑफ में नेगेटिव्स ये हैं कि हो सकता है थोड़ा सा एनर्जी प्राइसेस बढ़ानी पड़े, हो सकता है यहाँ से डिस्काउंट रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़े, विद इन द रेंज रखें। लेकिन दूसरी जानिब पॉजिटिव ट्रेड ऑफ ये है कि यहाँ से स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसी करें कि पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि इंडस्ट्री वैसे ही इंसेंटिवाइज हो जाए। बिकॉज पहले तो मसला ये था कि पॉलिसीज ही नहीं थी और स्ट्रक्चरल एफिशिएंसीज ही नहीं थी, तो वो भी नहीं थी और कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी खराब थे। और ये इट्स अबाउट स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस। व्हाट डू यू थिंक? तो देखें, जहाँ तक अभी आपने ये दो नाम लिए ना, तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट का है कि अब बिजनेसमैन को क्या चाहिए। बिजनेसमैन के जेब में पैसा नहीं रहता इतना ज़्यादा, वो रोलिंग में रहता है सारा, ठीक है ना। तो अब एक्सपोर्ट की डिक्लाइन हुई थी, क्यों हुई थी एक्सपोर्ट की डिक्लाइन? पैसा रोलिंग में उनके पास था नहीं। क्यों नहीं था उनके पास पैसा? इसलिए कि वो रिफंड नहीं मिले थे। वो एक ज़माने में 4 साल पहले 5 साल पहले बड़ी तकरीब हुई थी कि भाई अब रिफंड मिलना शुरू हो गए होंगे, तो इतने लोगों को रिफंड मिला जितना वो खबरनामे में दिखाया गया था, बस। उसके बाद वो फिर बंद हो गया। अब जब वो सारा हो गया
तो फिर अब कैसे एक्सपोर्ट बढ़ी? लेकिन लेकिन फास्टर सिस्टम पर आ गया ना सारे। अब इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, टेक्सटाइल वाले बैठे हैं। अगर आप ये बताएं कि पैसा अगर इनका रुक लेंगे तो फिर ये इनको रॉ मटेरियल चाहिए, तनख्वाहें देनी है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स मीट करने, वो तो करने हैं ना आपने। अब ये तो वर्कर को तो नहीं कह सकते ना कि एक्सपोर्ट होगी, ऑर्डर मिलेगा तो देंगे पैसे। तो वो पैसा रोलिंग में आ गया। जब आपको चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल फैसिलिटेट करें और फैसिलिटेट करना शुरू करें टॉप टू बॉटम के, वो वैसे सेक्टर्स हैं जो सबसे बड़े कमाऊ सेक्टर्स हैं। तो हमको चाहिए इस वक्त कि कारोबारी सूझबूझ से ज़्यादा मैनेजमेंट की सूझबूझ हो हमारी, और ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स की तादाद बढ़ानी है। अब मैं बजात खुद, मेरा तदरीस से ताल्लुक़ है, बिजनेस स्कूल्स अगर सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएं और उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स में ठीक है खुदगर्जी से काम लें कि हम और कोई कारोबार नहीं सिखाएंगे, हम एक्सपोर्ट सिखाएंगे। हर साल अगर 50 एक्सपोर्टर्स नए आपके फील्ड में दाखिल हो जाएं तो आप देखें कि फिर अगले 10 साल में, 5 साल बाद, जैसे अभी बख्शी साहब कह रहे थे कि अब हमें फौरी तौर पर आज दें और कल कमाने वाली बात नहीं सोचनी चाहिए। हमें तो सोचनी चाहिए कि हमारे बच्चे कमाएं। सही। तो वो काम अब शुरू हुआ है कि वो सेक्टर्स पे हिट करके फिर आगे काम करें। तो हमें ज़्यादातर ज़रूरत जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज पे चाहिए कि अब पैसा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो बता रहे हैं कि ये वही पैसा है जो आपसे लिया है। जी जी। तो भाई यही पैसा पहले वापस क्यों नहीं दिया? तो यही तरक्की अगर पहले हो जाती। आई थिंक अब बहुत ये क्वेश्चन मार्क है कि ये अब तक जो नहीं दिया तो क्या किया, ये क्वेश्चन मार्क है, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। लेकिन एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न कि अब रोलिंग में जब आ गया तो फिर रोलिंग में आ गया तो फिर इंडस्ट्रियल खुश है। और इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा बेहतर और कौन बताएगा कि इसके रीज़न क्या है? ये इकोनॉमिस्ट भी नहीं बता सकता आपको, बिल्कुल कोई बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट भी नहीं बता सकता, इंडस्ट्रियलिस्ट बताएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। दैट लीड्स अस टू आस्क अनदर क्वेश्चन व्हिच इज ऑफ प्रोडक्टिविटी फैक्टर। क्या प्रोडक्टिविटी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ला पा रहे हैं? बिकॉज अभी अगर आप एनालिसिस करें तो चलें, सर्दियां थी, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ गई। अब सवाल पैदा होता है कि जब गर्मियां आ जाएंगी, स्प्रिंग सीजन आएगा और समर सीजन आएगा, उसमें आपके पास वो प्रोडक्ट्स हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर कि वो एक्सपोर्ट कर सकें? अगर नहीं है तो प्रोडक्टिविटी में आप कहाँ खड़े हुए हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ सीमेंट, दूसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, allied industries and textile industry? So that's again a $1 million question कि एक्सपोर्टर्स सारे मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, डिमांड्स मीट होती हैं, जितनी कर सकती है गवर्नमेंट कर देती है। लेकिन जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है, क्वालिटी की बात आती है, फिर एक प्रॉब्लम रह जाती है हमेशा कि बहुत इनोवेशन की तरफ हम नहीं जा पाते। उसकी क्या वजूहत हैं? हाउ डू यू सी योर इंडस्ट्री इज कोपिंग अप विद दैट? लेकिन मैं पार्शियली आपसे एग्री नहीं करूँगा। वो इसलिए कि टेक्सटाइल जैसे मेरा ताल्लुक है, वी आर नन टू नंबर 2 इन टर्म्स विद क्वालिटी, इन टर्म्स विद एफिशिएंसी। हमने जो मशीनें अब मंगाई हैं वो लेटेस्ट ऑटोमेटेड हाई टेक मशीन्स हैं और क्वालिटी में हम हर वो चीज़ बना के देने के लिए टॉप ऑफ द टॉप वर्ल्ड ब्रांड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन टेक्सटाइल की मैं बात करूँ, यहाँ पे बन रहा है। सेम गोज विद स्पोर्ट्स गुड्स, सेम गोज विद अदर थिंग्स। प्रोडक्टिविटी या एक्सपेंशन जब बढ़ता है जब डिमांड सामने बढ़ती है। सीमेंट की जो आपने बात की, सीमेंट की आगे डिमांड बढ़ी है। हर सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो एक्सपेंशन में चली गई, हर फैक्ट्री, सही। तो हमें डिमांड बढ़ानी होगी। आज ये जो बख्शी मेरे दोस्त हैं और हम बहुत सारे टीवी प्रोग्रामों में साथ होते हैं, एक बात मैं ज़रा सा लिंक इस्टेब्लिश कर दूं, वो रह गया है कि जब सिर्फ ऐसे इंसेंटिव्स आ रहे थे जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती या ज़्यादा मकान पैदा होते, तो मैंने अपने कॉलम में भी और टीवी के इंटरव्यूज़ में भी कहा था, इट वोंट वर्क आउट। मैंने कहा था डिमांड भी बढ़ाओ कि जो बन रहा है वो उठा लिया जाए, और उठा लिया की जाए कि मुराद ये है कि लोगों को बाइंग कैपेसिटी पे फिर काम हुआ और मॉर्गेज फाइनेंसिंग आई। 300 बिलियन बैंकों का मैंने कहा एलोकेशन दें आप बैंकों को कि इससे कम अगर हुआ तो पेनल्टी लगेगी, तो वो उन्होंने दिया। और उसके बाद अब आप डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म एक साथ लेके चल रहा है। तो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा के मकान बना के बिल्डिंगें खाली कर दें वो तो बेकार है, उसके साथ करस्पॉन्डिंग डिमांड बढ़ानी है। और डिमांड के लिए अफोर्डेबिलिटी होती है, जो हम यूरोप में काम करते हैं, जितना किराए हम देते हैं उतना हम मॉर्गेज दे दिया करेंगे और उसके ऊपर काम चलता है। 10% 20% देकर अब हुआ है, अब बैंक दे रहे हैं। और बल्कि बख्शी बतलाएंगे कि अब जो बिल्डर है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपने जो है बायर्स के ब्याह पे उसको भी दे दिया जाता है और चीज़ें आसान हुई हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि दो चीज़ें मैं कह के जो आज बड़ी प्रोडक्टिव बातें हो रही हैं। एक तो ये है कि ये डिजिटल रोशन पाकिस्तान में पैसे आने शुरू हुए और कितने $1 बिलियन आए,
लेकिन इसमें वो पाकिस्तानी जिनके डिक्लेयर्ड फंड्स हैं बाहर और वो इसमें रख रहे हैं, उन पे आपने टैक्स 10% फाइनल डिस्चार्ज अप्लाइबिलिटी नहीं रखा, उनको नॉर्मल टैक्स ब्रैकेट में आपने, कारपोरेट में वो 30 पे जाता है, 20 पे जाता है। आपको अपनी रिजर्व, आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, प्लीज उसको भी आई थिंक बहुत 10% पे आप रखें। सो यू बिलीव के प्रोडक्टिविटी टर्म्स में वी आर एट पार इन टर्म्स ऑफ द रीजनल कंपटीशन? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जी टेक्सटाइल में कम से कम मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त हम 100% ऑप्टिमम प्रोडक्शन में, डेनम में हम 100% ऑप्टिमम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। इस कोरोना कोविड-19 में ये जुमला कहना बड़ा अजीब सा लगता है, बट दैट्स बेयर फैक्ट। सीमेंट की प्रोडक्टिविटी, बिकॉज सीमेंट प्लेयर्स भी दो तरीके के प्लेयर्स थे, एक वो प्लेयर्स जिन्होंने कॉस्ट साइड पे एफिशिएंसीज लेकर आए और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल हालात में भी निस्बतन बेहतर रही, और बहुत सारे सीमेंट प्लेयर्स डाइवर्सिफाई भी कर गए अपनी इनकम में। सीमेंट सेक्टर की प्रोडक्टिविटी आप कैसी समझते हैं, बिकॉज यू नो बेटर देन अस? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे बेग साहब ने कहा बिल्कुल सही है, ये सेकंड जनरेशन ऑफ बिजनेसमैन है। अब हमारे यहाँ क्वालिटी के इतने कोई इश्यूज किसी चीज़ में नहीं है, बेहतरीन मशीन ला रहे हैं, लगा रहे हैं, वहाँ के लोग आके उनको ऑपरेट करने दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम, बहुत बेहतर हो गया। एक बहुत बड़ा फ़र्क मैं समझता हूँ, बहुत आसान, जिसको लो हैंगिंग फ्रूट जो कहते हैं, अगर इन्होंने बीच में जिस तरह स्मगलिंग पे काबू कर लिया था, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इस कदर बड़ी तादाद में होने लगा, लोग मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, क्योंकि देखिए 22 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, यहीं से माल जाता है अफगानिस्तान भी। तो अगर हमने ये इस बॉर्डर्स को कंट्रोल कर लिया तो आप समझें कि जो इंडस्ट्री लगने की पेस आज है उससे डबल हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको एक बहुत छोटे से आइटम की मिसाल दूँ, वेल्डिंग रॉड जो पाकिस्तान में हर फैक्ट्री में लगता है, वेल्डिंग रॉड पाकिस्तान में फर्ज करें मैं बन रहा था 4,000 टन और बाहर से स्मगल हो रहा था 8,000 टन। इन्होंने स्मगलिंग की तो रोकी, तो यकीन माने लोग इतने, हर आदमी अब एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड इस मुल्क की बॉर्डर्स के थ्रू इलीगली मीट हो रही है। जब इसको गवर्नमेंट, और ये लो हैंगिंग फ्रूट है, अगेन ऐसे कि ये हो सकता है, ये अगर कंट्रोल कर दे तो इंडस्ट्री में इतनी कैपेसिटी अब हो गई है और इतना बाहर आने जाने से, राब्तों से, चाइनीज़ लोगों से राब्ते हो गए हैं कि वो लोग भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का सवाल करते हैं हमसे कि कहते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, और इस हमारे यहाँ तो जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है वो रिलीजन है, वो उससे कोई हिल नहीं सकता है। और वो हमको पता है, कोई भी आए, आज शी हो प्रेसिडेंट, कल कोई हो, 25 साल पॉलिसी वही चलनी है। हमारे यहाँ वही सिर्फ डर रहे हैं, इसलिए वो वियतनाम की तरफ देखते हैं, वो दूसरी ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है, ये बहुत बड़ी गुंजाइश है। हम सबको बैठ के इस पर बात करनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को समझाना चाहिए कि सियासत अपनी जगह, बिजनेस इकोनॉमी अपनी जगह, वो चलनी चाहिए। बहुत ही की पॉइंट हाईलाइट किया अरसलान। लुक, हर कोई इशारा कर रहा है कि यहाँ पे सिर्फ यूटिलिटी की कीमतें आप मुनासिब कर लें, उसके बाद सिर्फ स्ट्रक्चरल इश्यूज रिजॉल्व कर लें, करप्शन सिस्टम से ख़त्म कर दें, स्मगलिंग ख़त्म कर दें, तो इस इकोनॉमी के अंदर इंट्रिंसिकली इतनी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, कि आप यहाँ से 4 से 5% जीडीपी ग्रोथ रेट वैसे ही लेके जा सकते हैं। डू यू एग्री टू दैट? आई कम्प्लीटली एग्री। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हम लोग जिस डोमेन में इस वक्त खड़े हैं, जहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा हमारी 1100 साढ़े $1100 है, यहाँ से रूम फॉर ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वंस अगेन देखिए, हमें तैयारी करनी है 2020 से लेकर 2030 तक, ठीक है। वहाँ पे जो डिमांड है ग्लोबली, जो स्किल सेट की, वो चेंज हो गई है। देखिए, अभी हम लोग अगर ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है लोएस्ट हमारी लेबर कॉस्ट है, तो इट्स टू बी ऑनेस्ट नथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है, बिकॉज गरीब आदमी जो है उसकी सैलरी जो है बिल्कुल कम है, स्किल लेवल कम है तो सैलरी भी कम होगी। एग्जैक्टली। तो दुनिया में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है के शेप रिकवरी का, कि अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है। तो जो नीचे वाला केक का जो किंक है उसको हमें रिवर्स करना है। अब मैस लेवल पे हमें एक नई इंडस्ट्रीज लगानी है जो कंपटीशन हो। मैं आपको एग्जांपल देता चलूं काफ़ी व्यूअर्स के लिए, कि ग्लोबली अगर आपने टेक्नोलॉजी में कोई अच्छी डिग्रीज की हुई है, स्किल सेट है, तो आपको पर आवर $40 to $50 मिलता है। तो आप पाकिस्तान में बैठ के फ्री लांसिंग करके प्रोजेक्ट लेके $1000 से $1200 आप घर बैठ के कमा सकते हैं।
लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज जो है, पहले जैसे इख्तियार साहब अभी कह रहे थे कि नई जो इक्विपमेंट्स हैं और टेक्नोलॉजी है, दैट्स वेरी एफिशिएंट बट दैट्स नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, दैट्स कैपिटल इंटेंसिव। तो वंस अगेन हमारे पास यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट वंस अगेन होगी, उसको हमें केटर करने के लिए वी नीड टू हैव अ नेशन वाइड एक मास लेवल एजुकेशनल प्रोग्राम करने चाहिए। सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट व्हाट वी नीड इज अ सिस्टमैटिक चेंज। और आपने बात की प्रोडक्टिविटी की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो प्रोडक्टिविटी होगी डिफरेंट सेक्टर्स की, उसमें टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग चाइना से compete करें, बिकॉज वो आपको रेंट जमीन फ्री देते हैं, इंटरेस्ट रेट जीरो देते हैं, उनकी एनर्जी आज भी हमसे सस्ती है। तो हम लोग जो इमीडिएट हमारा मार्जिन ऑफ इंप्रूवमेंट है वो तो हम कर लेंगे अगर रीजनली कंपेरेटिव एनर्जी मिल गई 2 से 4 साल, लेकिन उनको compete करने के लिए फिर हमें फिर से बैकफुट पे चले जाएंगे। व्हाट वी रियली नीड प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट में कि जहां पे इनएफिशिएंसी उसको इंप्रूव करें। सिर्फ एक लास्ट एग्जांपल कि हमारी जो एग्रीकल्चर यील्ड्स है दे आर लोएस्ट इन द रीजन, और यहाँ पे हमें जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ऑफ अवर लैंड्स, गिविंग देम द राइट इरिगेशन मेथड्स, द राइट सीड, द राइट टेक्नोलॉजी, ताकि वो जो जमींदार है, जो गरीब के हारी है, उसकी इनकम भी बढ़ेगी, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको कैपिटलाइज भी करेंगे, तो उनके पास भी जो है अब इनफ कॉटन होगी। इंस्टेड देखें 5 साल या 7 साल के अंदर हमारे जो लोकल एग्री प्रोड्यूस है, टू बी ऑनेस्ट हम लोग को फूड को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी पॉपुलेशन को अभी भी कर रहे हैं। वो तो चले सप्लाई शॉक्स है, लेकिन डिमांड इस तरीके से बढ़ रही है तो हम लोग इनएफिशिएंट हो जाएंगे आफ्टर 3-5 ईयर। तो हमारी डिबेट होगी कि हाउ टू सस्टेन अवर इंटर इकोनॉमिक डिमांड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल प्रोडक्टिविटी के लिए। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर के अंदर आनी थी वहाँ एक लैग है, एजुकेशन के अंदर जो एक प्रोडक्टिविटी लानी थी वहाँ लैग है। हमने रिसेंटली नाज़रीन देखा कोविड के अंदर जिस तरह ग्लोबली यूरोप के ममालिक ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को रैंप अप किया और पूरा डिजिटल हो गए, पाकिस्तान में उतनी जल्दी नहीं हो पाए, एंड वो बहुत देर से उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें 2 मोड्स ऑफ एजुकेशन में आना है। वो 2 मोड्स भी इनएफिशिएंट वे में समहाउ चल रहे हैं। सो हाउ डू यू सी कि यहाँ से एक तो लेबर हमारी जो है वो ज़्यादा स्किल सेट बढ़ाए और दूसरी जाने प्रोडक्टिविटी पे फोकस हो, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए एज फार एज प्रोडक्टिविटी इज कंसर्न ना, तो वो डेफिनेटली इसकी वजह से कमी तो हुई है, ये तो एक बिल्कुल यहाँ है सारा, इसमें कोई डिबेट है नहीं। अब हमें व्हाट वी नीड टू डू इज के हमें मॉडर्नाइज करके हर चीज़ को नए स्किल्स डेवलप करने हैं। मैं मानता हूँ, मैं भी क्लासें करता हूँ, वो क्वालिटी हम दे नहीं सकते ऑनलाइन एजुकेशन में जो हम लाइव देते हैं। रिस्पॉन्ड लिमिटेड टाइम होता है, जूम की क्लास होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो सकता। ये तो प्रोफेशनल एजुकेशन है, तो प्रोफेशनल एजुकेशन में तो बहस मुबाहिसा होता है, वो स्कूल वाली बात नहीं है कि भाई चलो शट अप बैठ जाओ बस। यहाँ पर तो वो भी हमसे बात करेगा, तो वो मौके नहीं मिल रहे ऑनलाइन में। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला ठीक है, अगर आज है तो कल को दुरुस्त भी हो जाएगा ये, तो हमारा भी इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे हम। बिजनेस एजुकेशन में वी नीड टू रीवैम्प आवर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। जैसे कि अभी सारे लोग यही कह रहे थे कि हमारी अब जैसे एग्रीकल्चर में भी यील्ड बढ़ाने पड़ेगी हमें, तो एग्रीकल्चर में यील्ड बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेशन सिस्टम में भी हम इतनी मेहनत पे इससे बहुत ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। हम ये अननेसेसरी सब्जेक्ट्स की तरफ और अननेसेसरी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 48 कोर्सेज का ग्रेजुएशन ये ना करें। बच्चा बैचलर्स करता है, मास्टर्स करता है, बाय द टाइम ही गेट्स द डिग्री ही फॉरगेट्स द कोर्सेज, द नेम ऑफ द कोर्सेज। जी बिल्कुल, ये हाल हो रहा है। देखिए 48 सब्जेक्ट्स का ग्रेजुएशन, मैं समझता हूँ कि मुझे भी 28 साल हो गए पढ़ाते हुए, कि ये इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। भाई जो फील्ड हो गई आपकी उसमें आप बजाय इसके कि ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ें, कम पढ़कर हम ज्यादा उस पर ले हम। पॉइंट वेल टेकन नाज़रीन, हम वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द शो। आप लोग अपने ग्रोथ के फोरकास्ट हमें बताइएगा, इन्फ्लेशन के और इंटरेस्ट रेट के, व्हाट यू बिलीव इन 2021 में हाउ मच जीडीपी ग्रोथ रेट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो नहीं, बहरहाल ग्रोथ रेट हमारी एज ऑफ नाउ जितनी है, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेटरमेंट। और बहुत बेहतर होता अगर के ये सिचुएशन नहीं होती, तो ये सिचुएशन पे हम किसी को ब्लेम दे नहीं सकते। बाकी you feel के यहाँ पे फिर भी मुनासिब है गिवन द फैक्ट कि इतनी ज्यादा एक्सोजेनस शॉक इकोनॉमी को लगे। जी ठीक है, वो शॉक नहीं, दुनिया भर में तो नेगेटिव जा रही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं गए तो एटलीस्ट नेगेटिव नहीं गए, मैं समझता हूँ कि दिस इज आल्सो वन ऑफ बिल्कुल हम वही बैलेंस अचीवमेंट। सर अरसलान आपका? जी मेरे ख्याल से आई थिंक इस फिस्कल ईयर की जीडीपी ग्रोथ समवेयर इन द रेंज ऑफ 2 to 2.5% होगी। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 7 to 8%, जो स्टेट बैंक की भी रीजनेबल फोरकास्ट है। और इंटरेस्ट रेट आई सी के बाय जून वी माइट सी, वी प्रोबब्ली सी 150 बिप्स हाइक, तो मतलब 8.5% हो जाएगा। I'm very close to Arslan.
My GDP forecast is about 2.5. सही है. इन्फ्लेशन तो वो प्रोजेक्शंस हैं 7 और 8 की, बट इट इज स्टिल बेटर, सिंगल डिजिट है, सो आई एम वेरी हैप्पी. एंड देन इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में अभी तक कंटेन किया है, लेकिन अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है ठीक है, तो इसको ठीक है. फिर उन्हें और ईज करना बख्शी पड़ता साहब, है. आपकी 7.5 और 8 हो सकता ठीक है. है. आपको मैं समझता हूँ कि आई सेकंड दीज टू जेंटलमैन, इनके फिगर्स बहुत क्लोज हैं, ठीक है. बट ये हमारी ख्वाहिश भी होगी एज ए बिजनेस कम्युनिटी कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाए, उससे बहुत सहारा मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दैट नोट. मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. हसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल. इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. अतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का. नाज़रीन, दैट कंक्लूड्स आवर वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. GDP growth rate again 2 to 2.5%. Everybody agrees to that. And then inflation 7 to 8% what they are expecting. And interest rate again 100 to 150 basis points का इजाफा हो सकता है. ये इनकॉर्पोरेट कर दिया. IMF में जाना इन्होंने ऑलरेडी, उसके जाने के बाद हम ये देख सकते हैं. सो दैट कंक्लूड्स आवर डिस्कशन. इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है. अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.